आज के तीसरे वक्ता राजेश यादव जी, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे राजेश कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, और संजय जी, क्लिनिकल असिस्टेंट डेवलपमेंट थेरेपी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी इस कार्यक्रम में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ये कार्यक्रम है और दो वजहों से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कि मनोसामाजिक और चिकित्सकीय जो आवश्यकताएं हैं कोविड के दौरान वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि सेंटर बेस्ड सर्विसेज में सिग्निफिकेंटली कमी आई है। ऐसे में घरों पर रह के इन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे हुआ जाए, उसमें आज के जो हमारे सभी वक्ता हैं वो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा साइको सोशल एस्पेक्ट और थेरेपेटिक एस्पेक्ट पे ही पिछले 6 महीने से, जब से कोविड के लॉकडाउन अनाउंस हुए हैं, तब से सीआरसी गोरखपुर एक बहुत ही रेगुलस प्रैक्टिस कर रही है। एक प्रतिमान स्थापित किया है सीआरसी गोरखपुर ने कि ऑनलाइन भी थेरेपी और ऑनलाइन भी सर्विसेज रेंडर की जा सकती हैं, वो भी ऐसे एरिया में जहां रिलेटिवली कनेक्टिविटी कम है और सर्विसेज का अभाव है। एक डिजिटलाइजेशन का जो देश में एक फेज चल रहा है, हमारी सरकार चला रही है, उसका भी अभी एक उसकी रीच भी अभी हमारे क्षेत्र में कम है। ऐसे में डिजिटल सेवाएं देना, ऑनलाइन सेवाएं देना एक चैलेंज है, और उसको कैसे चैलेंज मानते हुए सीआरसी गोरखपुर साइको सोशल इश्यूज को एड्रेस कर रही है, दिव्यांगजनों के, उनके पेरेंट्स के और उनके जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरा थेरेपेटिक जो एस्पेक्ट है दिव्यांगजनों का, वो अलग अलग दिव्यांगता से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो थेरेपेटिक एस्पेक्ट है, वो चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे स्पीच थेरेपी हो, चाहे साइकोथेरेपी हो, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, या स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी सेवाएं हो, वो सारी सर्विसेज सीआरसी कैसे रेंडर कर रहा है वो भी हमें जानने और समझने को मिलेगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट, एक विशेषज्ञ के रूप में और एक विशेषज्ञ सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी के रूप में, दोनों रूपों में ये सारे विशेषज्ञ इन कामों से जुड़े रहे हैं। तो आप सभी इस विषय पर बेहतर जानकारी आज के पार्टिसिपेंट्स को दे पाएंगे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रैक्टिकल वेबिनार होगा ये, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आज के ऑर्गेनाइजर्स को और हमारे सभी सीआरसी गोरखपुर के अधिकारियों को, और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग अंतिम तक जुड़े रहें। दूसरा एक इशू देखने में आया है कि वेबिनार के लिए काफ़ी चैट बॉक्स में लोग लिख रहे हैं, वेबिनार के जो ई सर्टिफिकेट्स है उसके लिए, सॉरी, वेबिनार के ई सर्टिफिकेट जनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। सबके वेबिनार मिलेंगे, सबके सर्टिफिकेट मिलेंगे वेबिनार के, तो उसमें 2, 4, 5 दिन या 1 हफ्ते का समय लग सकता है। अगर किसी को उसके बाद भी नहीं मिलता है तो राजेश जी आप चैट बॉक्स में ईमेल आईडी डाल दीजिए, वो वहाँ सब लोग लिख सकते हैं कि जिसको नहीं मिला, और वो फिर बाद में आप लोग भेज सकते हैं। दूसरा, सभी को आग्रह करिए कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़ेंगे और उससे जो हमारी सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है सर। हाँ राजेश जी, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ राजेश जी, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही है सर। हाँ हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ा सा आप लोग किरण के बारे में भी हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं, हमारे फेसबुक को रेगुलर फॉलो करने के लिए बताएं, और मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का लाभ कैसे और कौन लोग उठा सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। आप लोगों को कार्यक्रम की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर सर, थैंक यू सर। आपके आशीर्वाद से ही सीआरसी गोरखपुर परिवार आगे की तरफ नित नए नए आयाम कीर्तिमान स्थापित कर रहा है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि किरण हेल्पलाइन के बारे में आप लोगों को बताना है, तो आज हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को एक बार पुनः नमस्ते नमस्कार करते हुए
हमारे साथ जुड़े हुए श्री आलिन त्रिपाठी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सबको लगातार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारे प्रतिभागियों को हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस कोविड-19 महामारी के दौरान उपजे हुए मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से संबंधित तमाम समस्याओं के लिए, जिसमें अवसाद, तनाव या चिंता, समायोजन संबंधी विकार, मनोग्रस्तिता से संबंधित विकार इत्यादि जैसे जो चिन्हित विकार हैं, इनसे संबंधित अगर किसी भी चुनौती से कोई भी व्यक्ति यदि जूझ रहा है या उसको उसके लक्षण समझ में आ रहे हैं, तो वो 1800599019 टोल फ्री नंबर पर डायल करके स्पेशलिस्ट के जरिए पुनर्वास या नैदानिक मनोवैज्ञानिक के जरिए अपनी समस्याओं का ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में सीआरसी गोरखपुर परिवार को भी सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में भारत सरकार द्वारा पूर्वांचल यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नामित किया गया है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर है। इसको डायल करने पर आपको अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाओं में बात करने की सहूलियत है। उसी में से एक उत्तर प्रदेश पूर्व का भी ऑप्शन आता है, जिसके लिए आपको यदि 1800-599-0019 यदि आप डायल करते हैं तो उस कड़ी में सबसे पहले एक आईवीआर ट्यून आपको सुनाई देगा। आईवीआर ट्यून के बाद आपको भाषाओं का चयन करने के लिए ऑप्शन आएगा। उन भाषाओं के चयन करने के लिए आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला, हिंदी भाषा के लिए आपको एक दबाना होगा और अंग्रेजी भाषा के लिए आपको दो दबाना होगा। यदि आप हिंदी भाषा के लिए एक दबाते हैं, फिर आपको राज्यों का चयन करने के लिए आईवीआर ट्यून यानी कि कंप्यूटराइज्ड आवाज आपको वहां पर सुनाई देगी। उसमें से आपको पहला बटन दबाना है, मीन्स सबसे पहले भाषा के चयन के लिए एक, उसके बाद राज्य के चयन के लिए एक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पूर्व का चयन करने के लिए आपको 8 दबाना होगा। यदि आप इस तरीके से इस हेल्पलाइन का प्रयोग करते हैं तो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के सेवा प्रदाता यानी कि सीआरसी गोरखपुर परिवार के एक्सपर्ट के साथ आप अपनी समस्या को साझा कर पाएंगे और उस समस्या के अनुसार आप वहां से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको वहां पे ऐसी भी आवश्यकता होती है कि आपको किसी मनोरोग चिकित्सक से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, तो यह हेल्पलाइन आपको मनोरोग चिकित्सक तक रेफर करने का यानी कि कॉल के जरिए वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीआरसी गोरखपुर परिवार के ऑफिशियल फेसबुक पेज कंपोजिट रीजनल सेंटर गोरखपुर को अवश्य फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे सीआरसी गोरखपुर के आधिकारिक ट्विटर @CRCGKP को भी लाइक, शेयर और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। वर्तमान समय में सीआरसी गोरखपुर के जो भी वेबिनार्स आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग होती है और उन रिकॉर्डिंग्स को हमारे सीआरसी गोरखपुर के ऑफिशियल आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। आप अगर इस सेशन को कहीं से मिस कर रहे हैं तो आप फिर से उस सेशन का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब के आधिकारिक चैनल जो सीआरसी गोरखपुर के नाम से उपलब्ध है, आप उस पर जाकर के इस सत्र का बाद में भी लाभ उठा सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मनोसामाजिक एवं चिकित्सकीय हस्तक्षेप पर आधारित है। कार्यक्रम में हम ज्यादा समय अब नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ 3 वक्तागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भौतिक चिकित्सा विभाग से श्री विजय गुप्ता जी हैं और व्यवसायिक चिकित्सा विभाग से श्री अमित कच्छप जी हैं। आप दोनों प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज कार्य विभाग से श्री राजेश कुमार यादव, पुनर्वास अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजेश कुमार यादव जी को, जो आप समाज कार्य विभाग में पुनर्वास अधिकारी पद पर पदस्थ हैं। सर, आप आए और इस कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजनों एवं उनके अभिभावकों तथा साथ ही साथ पुनर्वास व्यवसायिकों पर पड़ रहे मनोसामाजिक दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा के जरिए आप अपनी बात हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे सम्मानित प्रतिभागियों को बताएं। आदरणीय राजेश कुमार यादव। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूँगा हमारे सीआरसी के निदेशक महोदय, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हम आयोजित करने में सक्षम हो पाए हैं। हमारा सीआरसी परिवार इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाने में सक्षम हो पाया है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए अन्य जो हमारे अभिभावकगण हैं, साथ ही साथ जो रिहे प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे गणमान्य व्यक्ति जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है, वो सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सभी का मैं अभिवादन
अभिवादन करना चाहता हूं। और आज का जो हमारा विषय है, उस विषय में हमें जो बातें करनी है वो कोविड-19 के दौरान दिव्यांग बच्चों के जो मनोसामाजिक मुद्दे हैं उस संदर्भ में हमें बातचीत करना है। तो सर्वप्रथम कुछ सामान्य सामान्य चीजें हैं, क्योंकि जो कोविड-19 का दौर आया है ये एक ऐसा कठिन दौर है जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की हुई थी। यदि हम देखें अपने सामान्य जनमानस को, अपने आम जनमानस को, सामान्य व्यक्तियों को, वो भी इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और अपने दिनचर्या में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों को महसूस किया, समस्याओं को महसूस किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को कहीं न कहीं से कठिनाइयों को महसूस करता हुआ पा रहा था, तो ऐसी अवस्था में हमारे जो दिव्यांग जन हैं, हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, हमारे दिव्यांग बंधु हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, वो कितना ज़्यादा कठिनाइयों को महसूस किए होंगे। तो इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी इस फील्ड में, रिहैब फील्ड में काम करने वाले लोग हैं और हम सभी के साथ सभी का जुड़ाव रहा है। तो मनोसामाजिक यदि मुद्दे हम देखते हैं तो हमारी जो मन स्थिति होती है, हमारे मन की जो स्थिति होती है, वो बहुत ज्यादा समाज के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि आपने या हमने ये देखा हुआ है कि समाज ही हमारे जो अंदर खुशी का भाव जागृत होता है, हमारे गम, हमारे अंदर दुख का भाव जागृत होता है, समाज इसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। यदि हमें सामाजिक सहयोग प्राप्त होता है, अपने आसपास रहने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, समाज हमारे दुख में, हमारे दुख को 100% कम करने में सहयोग करता है, समाज ही वो ऐसी धुरी होता है कि यदि हम बहुत ज्यादा खुश हों, फिर भी कुछ ऐसी चीजें कर देता है जिससे हमारे मन में दुख हो जाता है। तो इस तरह समाज की जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अब कुछ सामान्य सामान्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावक गण हैं, रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने विचारों को चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे साझा करेंगे, अपने प्रश्नों को हमसे साझा करेंगे। कुछ जो सामान्य चुनौतियां हैं, सामान्य चैलेंजेस हैं, जो सामान्य मनोसामाजिक समस्याएं हैं वर्तमान कोविड-19 के दौरान, उस पर मैं कुछ सामान्य चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके अंदर एक तरह से चिंता और भय का भाव जागृत हुआ। चिंता का भाव क्यों जागृत हुआ कि पता नहीं हम अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, कैसे हमारी दिनचर्या होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसी अलग अलग दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्ति थे जो कि सेंटरों पर जा करके, विभिन्न प्रकार के विशेष विद्यालयों में, समान विद्यालयों में जा करके, इंक्लूसिव सेटअप में जा करके अपना शिक्षण प्रशिक्षण सुचारू ढंग से कर पा रहे थे। उस दौरान उनके माता पिता को भी तमाम तरह के सहयोग मिल रहे थे। जो सहयोग मिलना बंद हो गया, संसाधन बंद हो गए, आने जाने के रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्हें जो सेवाएं हैं वो प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसलिए वो चिंतित हुए कि पता नहीं कैसे ये सेवाएं हम पुनः ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ उनके अंदर एक भय का भाव जागृत हुआ, गार्जियंस के अंदर एक भय का भाव जागृत हुआ कि क्या हमारे बच्चों को सेवाएं मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। जो प्रशिक्षक सेवाएं दे रहे थे उन सेवाओं को हम कैसे अपने बच्चे को खुद दे पाएंगे, क्योंकि अभिभावक जन जो है वो ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है इस क्षेत्र में। तो ऐसी अवस्था में सीआरसी गोरखपुर ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को किया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, ट्यूटोरियल्स बनाए। साथ ही साथ हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षक गण हैं उन्होंने तमाम तरह के फ्लायर्स वगैरह बना करके, तमाम तरह की वर्कशीट बना करके ग्रुपों में अपलोड किया। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के माता पिता से उनसे बातचीत करके, उनको फोन के द्वारा परामर्श दे करके, व्हाट्सएप के द्वारा परामर्श दे करके उनकी चिंता और भय को काफी कम करने का काम किया। साथ ही साथ पूर्वांचल के जो हमारे 30 जनपद हैं उन सारे जनपदों में हमारे जो भी रिहैब प्रोफेशनल्स हैं, हमारे सीआरसी के जो भी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, उन्होंने अपनी पहुंच बनाने की भरपूर कोशिश की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पहुंचे भी हैं बहुत ज्यादा क्षेत्र तक। उसके बाद मैं आगे के पॉइंट्स पे जाना चाहूंगा कि सामाजिक सहायता का अभाव के बारे में मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि हमारे जो समाज है, अक्सर देखा गया है कि समाज में लोग एक दूसरे
का सहयोग करते हैं तो कभी कभी वो सहयोग नहीं भी करते हैं। तो यदि हमारे दिव्यांग जन को, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको सामाजिक सहायता मिलेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दिव्यांग जन जो होते हैं उन्हें अवहेलना की दृष्टि से लोग देखना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति कैसे अपने कामों को करेगा, कैसे इसका शिक्षण होगा, कैसे प्रशिक्षण होगा। तो यदि हमारे समाज के लोगों में जागरूकता उत्पन्न होगी कि जो ये हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं ये भी हमारे ही साथ, हमारे ही जैसे हैं, और हमारे जैसे इनके कार्यों में यदि हम रुचि बढ़ाते हैं, इनके कार्यों में सहयोग देते हैं, तो ये अपने कार्यों को बहुत ही सुचारू ढंग से सही प्रकार से कर पाएंगे। साथ ही साथ जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं यदि सामाजिक सहयोग से उन्हें मिल पाती हैं तो उस संदर्भ में भी ये ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सक्षम कर पाएंगे। दूसरी एक और पहलू पर मैं आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा कि भावनात्मक सहयोग, क्योंकि देखा गया कि जो सामाजिक सहयोग के साथ साथ भावनात्मक लॉकडाउन भी हो गया, क्योंकि लोगों ने भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना छोड़ दिया। जो है सामाजिक जो लॉकडाउन है ये कि हमें एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूप में देखना है, एक दूसरे के साथ शारीरिक दूरी बनाना है, ना कि जो है हम उससे बातचीत करना छोड़ दें, उसके साथ व्यवहार करना छोड़ दें, उसके सुख दुख में भागीदारी होना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। यदि हम अपने मनोसामाजिक स्थितियों को सही रखना चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनको भावनात्मक रूप से सहयोग देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने दैनिक दिनचर्या के जो भी कठिनाइयां होती हैं उसमें भावनात्मक रूप से मजबूती पा सके। साथ ही साथ एक चीज और देखा जा रहा है कि अकेलेपन की समस्या हो जाती है। अकेलेपन की समस्या में क्या है कि कभी कभी हमने ये देखा है कि यदि माता पिता बच्चे को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उसे ठीक प्रकार से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो माता पिता कहते हैं कि इस बच्चे को एक रूम में बंद कर दो, ये अकेले ही पड़ा रहेगा तो अब शायद समस्या नहीं उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में यदि उनको इस तरह का माता पिता के द्वारा व्यवहार किया जाता है तो ये सही नहीं है। माता पिता को ज्यादा से ज्यादा उनके साथ उनकी क्रियाओं में, उनकी गतिविधियों में, उनके कार्यकलाप में इन्वॉल्व रहना है, जिससे बच्चे अकेलेपन का शिकार ना हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि यदि बच्चा विद्यालय में आता है या हमारे सीआरसी में ही, सेंटर में ही सर्विसेज लेने के लिए आता है, तो बहुत सारे अन्य उसके दिव्यांग भाई बंधु, उसके अन्य साथी हैं जो उसके साथ जुड़ते हैं, उसके साथ काफी कुछ घुल मिल करके रहते हैं, जिससे बच्चा अपनी समस्याओं को भूल जाता है। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा हुआ है कि जब हम अपने से अधिक समस्याग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो शायद हमें अपनी समस्या कम दिखाई देने लगती है। तो यदि हम उनके अंदर अकेलेपन को इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महसूस ना होने दें और उन्हें समाज से अलग ना करें, समाज के साथ जोड़े रहें। के साथ जोड़ने का काम हमारे माता पिता कर सकते हैं, उसके भाई बहन कर सकते हैं। सामाजिक दूरी जरूर बनाइए, शारीरिक दूरी जरूर बनाइए, लेकिन उसे भावनात्मक रूप से जोड़े रहिए। और कई बार अक्सर देखा जाता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे सीआरसी में आते हैं तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आता है कि सर बच्चा इस समय बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, सामानों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया है, गुस्सा दिखाता है, खाने को इधर उधर फेंक देता है, खाना देते हैं तो खाना सही तरीके से नहीं खाता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि बच्चा इस समय जो आपके यहाँ जा रहा था तो समस्याएं उसकी कम थी, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याओं को पैदा करने लगा है। तो उस दौरान हम लोग उसे बताते हैं कि बच्चे के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह के उसके साथ जुड़ करके रहना है, ताकि बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन का व्यवहार आ रहा है, चिड़चिड़ापन का भाव आ रहा है, वो भाव बच्चे के अंदर ना आने पाए। जितना ही ज्यादा उसके साथ हम उसको किसी छोटी या बड़ी गतिविधियों में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा उसमें जब इन्वॉल्व रहेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कला के कौशल से जोड़ा जा सकता है। खेल कूद के तमाम सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो खेल खेल में बहुत सारी चीजें हम उसको सिखा सकते हैं। थोड़ा सा बच्चे को बाहर घुमाने की क्रिया हम कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने घर के बाहर ही जो है, जो हमारा पोर्टिको वगैरह होता है, जो छोटा मोटा गार्डन होता है, वहां पे घुमा सकते हैं। तो जिससे बच्चे का ये व्यवहार कुछ कम हो जाएगा और मनोसामाजिक रूप से वो अपने अपने समस्याओं को महसूस करना कम कर देगा। साथ ही साथ एक और पहलू पर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारी पेरेंटिंग की चुनौतियां
होती हैं, जो अभिभावकता की चुनौतियां होती हैं। क्योंकि सिर्फ मुंह से बोल देना तो अलग होता है, लेकिन जब वही वास्तविक चीज जब हम बच्चे के साथ करते हैं तो हमें कठिनाइयां महसूस होती हैं कि किस प्रकार से बच्चा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यदि किसी बच्चे ने आपके ऊपर मुंह पे थूका ना हो, किसी बच्चे ने आपको चिगोटी न काट ली हो, किसी बच्चे ने आपके शर्ट न फाड़ दी हो, तो शायद आप किताबों में पढ़ के नहीं महसूस कर सकते हैं कि ये बच्चा किस तरह के चीजों को कर सकता है। तो पेरेंटिंग की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत ही धैर्य के साथ अपने बच्चे के साथ जुड़ करके इन सारी समस्याओं को झेलते हुए अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। तो इस चुनौती जो लॉकडाउन की थी, उस चुनौतियों में भी सारे पेरेंट्स ने हमें फोन किया और उनको ये बताया गया कि आपको धैर्य पूर्वक किस प्रकार से अपने बच्चों को सहयोग प्रदान करना है, जिससे उनसे जो मानसिक समस्याएं हैं वो खत्म हो सकें। साथ ही साथ इसमें यह भी देखा गया कि जो बच्चे विद्यालयों में आते थे, जो बच्चे अन्य जगहों पे पढ़ने लिखने के जाते थे, तो वो बहुत सारी प्रतियोगिताओं में शामिल होते थे, बहुत सारे कार्यों में शामिल होते थे, जिससे उन्हें पुरस्कृत किया जाता था। पुरस्कार देने के तमाम सारे माध्यम हैं, वो भी जब उन्होंने पाना कम कर दिया, उनको वो सब मिलना कम हो गए, तो शायद उन्हें लगा कि ये सब चीजें पता नहीं कैसे हमें मिल पाएंगी। उनके अंदर काफी अवसाद की भावना आने लगी, दुख की भावना आने लगी कि अब हमें कैसे हो सकेगा। तो इस संदर्भ में भी ये भी हमारी एक मानसिक चुनौती है, जिसका की सामना करने के लिए हमारे जैसे प्रोफेशनल्स, आपके जैसे प्रोफेशनल्स, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए जो अभिभावक गण हैं, वो जितना ही ज्यादा वो प्रयास करेंगे उतना सही होगा। इसके अलावा जो नकारात्मक भाव में वृद्धि हो जाती है, अक्सर देखा गया है कि जो मनोसामाजिक मुद्दे हैं, इसमें यदि हम अपने अंदर नकारात्मकता लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स लाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, किस प्रकार से हम अपने आप को समायोजित करेंगे, बच्चे के साथ हम क्या कर सकते हैं, या बच्चा उदास हो गया, वो गतिविधियां नहीं कर पा रहा है, कार्यों को नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कुछ उदासीनता का भाव आ गया। तो इस तरह का भाव नहीं लाना है, जिससे कि उसका मनोबल मजबूत रहे, और मनोबल मजबूत रहेगा तो वो अपने कार्यों को बहुत ही बेहतर तरीके से घर पे रहते हुए ही कर पाएगा। साथ ही साथ देखा गया है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बच्चे की अपने अंदर, वो तभी बढ़ पाती है जब उसके द्वारा किए गए छोटे मोटे कार्यों में तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसे विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्रियाकलापों में इन्वॉल्व करते हैं। साथ ही साथ एक और समस्या पे मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारी संज्ञानात्मक समस्याएं हैं, क्योंकि संज्ञानात्मक रूप से बच्चे को काफी मजबूत होना चाहिए, और संज्ञानात्मक रूप से हम उसे यदि नए नए अनुभवों को प्रदान करते रहेंगे, उसके संज्ञान में वृद्धि करते रहेंगे, नई नई चीजों को उसे सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जानकारियां देते रहेंगे, तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक पहलू मजबूत होगा, और जो बच्चे की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो पाएंगी, जिससे कि उसको मनोसामाजिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ व्यवहार में उसके सुधार लाना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि जो दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे होते हैं, कभी कभी उनमें जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, इस वजह से कि उन्हें ज्यादा टाइम घर पे रोका जा रहा है, उनके द्वारा जो कार्य जैसा वो चाह रहे हैं वैसा नहीं किया जा पा रहा है, तो इस वजह से व्यवहारिक कुछ समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, जिससे भी मनोसामाजिक स्थिति उनकी थोड़ा सा विकृत होती है। लेकिन इस पे भी नियंत्रण पाया जा सकता है। और अब बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा, साथ ही साथ मैं माता पिता से आग्रह करूंगा कि जो भी मानसिक चुनौतियां, मानसिक समस्याएं बच्चों को आ रही हैं, मानसिक समायोजन में, सामाजिक समायोजन में, इसके लिए माता पिता बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करें, उनका एडाप्टेशन करें, उन्हें अपने अपने अनुकूल कार्य करने के लिए बताएं, और उनके हर छोटे बड़े कार्यों में उनका सहयोग दें। और आपके बच्चे जो भी मानसिक समस्याओं को महसूस कर रहे हैं, वो सारी समस्याएं उनकी समाप्त हो जाएंगी, खत्म होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे दूसरे वक्ता श्री अमित कश्यप, प्रवक्ता व्यवसायिक चिकित्सा सीआरसी गोरखपुर को, कि सर आप आए और इस कोविड-19 महामारी के दौरान उपजे हालात को दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांगजनों को चिकित्सकीय हस्तक्षेप उनके घरों पर रहते हुए किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए, इस पर चर्चा करें। आदरणीय श्री अमित कश्यप साहब। अमित कश्यप सर, प्लीज आपका माइक अनम्यूट करें सर।
नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार। सर आज के इस थैंक यू। वेबिनार में जुड़ने के लिए। और इस वेबिनार का चर्चित जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया विषय रखा है आपने। और मेरी जो समझ जहाँ तक आई है इस टॉपिक से, जो कोविड-19 के दौरान मनोसामाजिक और चिकित्सीय हस्तक्षेप जो 3 चीजों को मिला के की गई है, और मेरे ख्याल से आज के जो हमारे श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं वो पेरेंट्स हैं बहुत कोई, और स्पेशल एजुकेटर्स और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो जुड़े गए हैं। तो मैं इस चर्चा का सिलसिला जारी करते हुए मैं अपने क्षेत्र के से जुड़े हुए कुछ चीजों को चर्चित करूंगा जो इस विषय को में प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मैंने 3-4 पॉइंट अंकित किया है इसमें। सबसे पहली बात, और कोविड-19 के दौरान ये हमें भी फेस करने को मिला है कि हमारे सेंटर ने तो ऑनलाइन सर्विसेज की बहुत ज्यादा अच्छा भरमार की है, लेकिन हम एक जो सर ने अभी जो हमारे सोशल वर्कर सर ने रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल बताया कि हमने अपने फिजिकल कांटेक्ट तो दूर हो गई है, लेकिन हम मन की जो सोशल सामाजिक उससे भी हट जा रहे हैं। तो इस चर्चा का विषय हम इसी चीज को लेते हुए और चिकित्सा प्रबंधन की तरफ जाएंगे। और व्यवसायिक चिकित्सा जो केंद्र है हमारे सीआरसी में, बेसिकली यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज आती है वो ऑटिज्म से रिलेटेड आती है, ओटी में सेरेब्रल पाल्सी से आती है, ड्वार्फिज्म हो गया, और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जनरली बच्चे आते हैं। और एडिप स्कीम्स के थ्रू से जो व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो व्हील चेयर जो लोकोमोटर ट्रेनिंग की बात होती है उसके सिलसिले में आते हैं। तो इन सब चीजों का जो ट्रेनिंग पहले चल रहा था वो हमारे केंद्र में अभी कोरोना काल में रुक गया है उसकी वजह से। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम किस तरह से शुरुआत करें ऑनलाइन सर्विसेज की, उस बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रोतागण और आपको कि हमने ऑनलाइन सर्विसेज जारी कर दिया है, और जारी करने का बहुत ही जल्दी हम इसको ईस्टर्न यूपी में और बढ़ाने की कगार में है। तो सबसे पहली बात तो मैं सलाह देना चाहूंगा कि चाहे वो डिसेबल्ड दिव्यांगजन हो या उनके पेरेंट्स हो या हमारे प्रोफेशनल्स हो, 4 चीज को अभी के दौरान तो चिकित्सा मेरा जो परामर्श है वो जरूर करे। एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सुबह के टाइम में, रिलैक्सेशन की बात होती है, और योगा को अगर आप फॉलो करते हैं तो योगा के कुछ टिप्स आप यूज कर सकते हैं ओम विलोम की, वो बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। और इन सब चीजों को करते हुए, और जब आप इस चीज को करेंगे तो अपने जो दिव्यांगजन जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों में भी इस चीजों को प्रैक्टिस करा सकते हैं, जो उनकी जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उस चीज को थोड़ा बहुत वो अप्लाई करना चालू करें। तो इससे आप देखेंगे कि उनके जो हेल्थ में सुधार आना चालू हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको करना ही करना है। और जो रही बात दूसरी बात, बहुत सारे पेरेंट्स अभी हमारे पास आते हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती है, और सोशल वर्क जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं हमारे सोशल वर्कर सर हैं वो इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के क्षेत्र के लिए भी गाइड करते हैं। तो हमने ये ऑनलाइन परामर्श भी कर दिया है। हमारे पास आते हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आई हैं जो बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स बनाए हुए आते हैं। तो उससे भी अभी कोरोना काल में क्या है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, वो रुका हुआ है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रही है। तो हम अभी उनके लिए गाइडलाइन भी अभी परामर्श कर रहे हैं कि कैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनती है और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। तो सोशल वर्क के साथ इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जहाँ तक आई है जो चिकित्सा प्रबंधन की, तो जो मेन मुद्दा है वो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो हैंड फंक्शंस पे काम करते हैं। पहला पॉइंट हैंड फंक्शंस की हो गई। दूसरा, जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की जो दिक्कत आती है छोटे बच्चे में, 1 से लेकर 5 साल के बच्चे में आते हैं, और स्पेशल एजुकेटर्स जो भी हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो भी हैं, इनको इसको जानते ही होंगे। तो मेरी जो परामर्श है इन चीजों पे ज्यादा जो पेरेंट्स हैं उनको सलाह दें कि डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेस को रोके ना, वो उसे सुबह शाम उसको प्रैक्टिस में लाएं उसको। और दूसरी चीज, और तीसरी बात, जो इक्विपमेंट्स की बात आती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, क्रचेज हो गए, फिर हैंड स्प्लिंटिंग हो गया। इन सब यूजेस का रख रखाव कैसे करना है, उन चीजों के बारे में भी हमें केंद्रित करने की जरूरत है। तो इक्विपमेंट्स की अगर उनको सही से रखने का तरीका नहीं पता आ रहा है, व्हील चेयर ट्रेनिंग नहीं आ रहा है, तो ऑनलाइन सर्विसेज से वो हमें कॉल कर सकते हैं
CRC गोरखपुर में, और मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के बारे में मैं चर्चा करके उन्हें बता सकता हूँ। और वीडियो भी हमने बहुत सारे लोडेड किए हैं CRC गोरखपुर के वेबसाइट, फेसबुक में, लाइव में, ट्विटर में, उनको फॉलो कर सकते हैं इस बारे में। और तीसरी बात, ऑटिज्म और CP और लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे में सेंसरी इंटीग्रेशन की बात आती है। सेंसरी इंटीग्रेशन में लोग ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि पोस्चरल टेक्निक होती है, मूवमेंट टेक्निक होती है, तो उन चीजों को सही तरीके से यूज भी नहीं कर पाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आने वाले दिनों में मैं कुछ वीडियोस भी अपलोडेड करूंगा, ऑनलाइन सर्विसेज भी हमारे CRC गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित हो गई, तो सेंसरी इंटीग्रेशंस की टेक्निक को भी लर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे वेबसाइट्स में, यूट्यूब में सेंसिटिविटी की टेक्निक दी हुई है, लेकिन उसको यूज नहीं करना है। उससे पहले किसी एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन लेना जरूरी है। यूज तो करना ही है, लेकिन क्या चीज है उसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है, किस चीज में दिक्कत आ रही है और कितना प्रोग्रेस आ गया है, उसके हिसाब से उस मूवमेंट को करना है। तो व्यवसायिक चिकित्सा इन सब चीजों के प्रबंधन की ओर आकर्षित करता है। तो सही जानकारी, सही टाइमिंग, सही जगह, और CRC गोरखपुर हमेशा इस चीज के लिए तत्पर रहता है। तो मेरी अनुरोध है श्रोतागणों से, पेरेंट्स से और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से, इस चीज मैसेज को जरूर जरूर पास करें कि जो भी उनके नजदीकी संबंधित रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स है, उनके पास एक्सपर्ट्स के तरफ रेफर करने की कोशिश करें। इस मुद्दे के बाद मैं मुद्दा दूसरी तरफ लेना चाहूंगा। अब कोविड के दौरान जो प्रिकॉशंस है, दिव्यांगजन का जो नॉर्मल इंसान है वो हम लोग भी प्रिकॉशन सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि व्यवसायिक चिकित्सा की तरफ से एक भी होती है कि मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये हमारी जो कोविड है डिजास्टर है एक तरह का, तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो दिव्यांगजन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उनको सब्जी लेने में दिक्कत आ रही है, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है, घर के आसपास में चलने में दिक्कत आ रही है। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स की और जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो उनके नजदीकियां हैं, वो इन चीजों को फॉलो करें कि उन्हें भी इस डिजास्टर में प्रिकॉशन रखने की उनके तरीके बताएं, उनके साथ रहें और उनको सलाह मशवरा देते रहें। और मैं चाहता हूँ इस तरह के मुद्दे से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़े और हमारे CRC गोरखपुर से भी डायरेक्ट जुड़े और इन चीजों पे चर्चा करें और इन विषय को और प्रकाशित करने की जरूरी है। और मुझे खुशी है कि लोग इस चीज में चर्चा भी कर रहे हैं और आज के दिव्यांगजन के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, हमें सरकार भी जागरूक हो रही है। ये अच्छा एक संदेश है हमारे लिए, हम प्रोफेशनल्स के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को रोकता हूँ और आगे के वक्ता को आमंत्रित करने के लिए श्री राजेश कुमार जी को। सर राजेश कुमार जी, आपके। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे वक्ता श्री विजय गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक चिकित्सा CRC गोरखपुर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएं और इस कोविड-19 महामारी के दौरान उपजे हालात को देखते हुए ऐसे बच्चे जो थेराप्यूटिक सर्विसेज को लगातार प्राप्त कर पा रहे थे और इस हालात में वो सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं, तो घर में रह करके माता पिता उन बच्चों को किस प्रकार की ऐसी चिकित्सकीय प्रबंधन क्षमता के जरिए उनको थेराप्यूटिक सर्विसेज प्रोवाइड करें, उस पर चर्चा करें। श्री विजय गुप्ता सर। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू। आपको आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए बोलिए, आ रही है। विजय सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, एक बार चेक करेंगे। राइट, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए सर। सबसे पहले मैं अपने निदेशक CRC गोरखपुर डॉक्टर रमेश सर का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस वेबिनार का आयोजन हो रहा है और उनके द्वारा दिए गए उत्साहवर्धन के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में आपके कार्यक्रम समन्वयक राजेश सर जो हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर ने ऐसे विषय को लिया है जिसमें हम मनोदशा, उनके सामाजिक स्तर और उनके चिकित्सीय तीनों का समावेशन जो है एक ही उसमें किया है। और ये एक बहुआयामी जो दृष्टिकोण है, इसके लिए राजेश सर का भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में अपने साथ जुड़े वक्ता गण श्री अमित कच्छप जी और श्री राजेश जी का भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, चाहे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हों या पेरेंट्स हों, उनको भी सबको मेरा अभिनंदन है।
तो अब मैं शुरुआत करता हूं कि आज का जो विषय है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मनोसामाजिक एवं चिकित्सीय हस्तक्षेप। तो हमने देखा कि सामाजिक हस्तक्षेप के बारे में बात हुई, मनो के बारे में भी कुछ ऑक्यूपेशनल जो हमारे प्रवक्ता हैं उन्होंने कुछ बातें की। तो हम इसमें चिकित्सीय हस्तक्षेप फिजिकल किस तरह से हो सकता है और ऐसे बच्चों को हम किस तरह से लाभान्वित कर सकते हैं घर पे रहते हुए, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि जैसे जो दिव्यांगता है, जो 21 टाइप की डिसेबिलिटीज है, RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बना है, उसमें जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं उसको हमारे सरकार ने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है, इसको गति विषयक दिव्यांगता कहते हैं, उसमें मेनली 6 तरह की डिसेबिलिटी को इंक्लूजन हुआ है लोकोमोटर गति विषयक दिव्यांगता के अंतर्गत, जिसमें एक है सेरेब्रल पैल्सी, दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी और एक है लेप्रोसी क्योर। जो लेप्रोसी कुष्ठ रोग से जो लोग ठीक हो चुके हैं उनके कारण क्या क्षमता उनमें भी रह जाती है, उसका इंक्लूजन हुआ है। और देन एसिड अटैक विक्टिम जो है, एसिड के कारण जो उनकी संवेदनाएं क्षतिग्रस्त हुई है या मांसपेशियों में कुछ प्रभावित हुई है, उनका इंक्लूजन हुआ है। और एक डॉर्फिज, अगर किसी की हाइट कम है, 4 फीट 10 इंच से कम है, तो भी उनका इंक्लूजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। और एक खुद लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब गति विषयक समस्या अगर किसी कारण से होती है तो उसका भी इंक्लूजन इसमें लोकोमोटर के अंतर्गत हुआ है। इसके अलावा अन्य अगर हम जो श्रेणियों की बात की जाए तो विजुअल इंपेयरमेंट है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, और जिसमें कि लो विजन और ब्लाइंडनेस है, और हियरिंग इंपेयरमेंट हो गया, मेंटल इलनेस कैटेगरी हो गई, और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी हो गई, जिसमें कि अभी चर्चाएं हुई हैं ASD की और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की। देन ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसकी चर्चा कम होती है। तो ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसमें जो 3 तरह के डिसेबिलिटीज का इंक्लूजन हुआ है, हीमोफीलिया, दूसरा आपका थैलेसेमिया हो गया और सिकल सेल हो गया। तो एक जो हीमोफीलिया में भी देखा गया है, तो काफी लोगों में हीमोफीलिया में भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी घर पे रहने के लिए मजबूर हैं, उनमें एक्टिविटी नहीं वो हो पाती। तो हीमोफीलिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उनका भी हम इसमें देखेंगे। देन जो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो तो एडल्ट की बात हो गई, जैसे उसमें पार्किंसन ओल्डर एज की बात हो गई और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एडल्ट की, तो हम इसका यहाँ पे बात नहीं करेंगे। देन अगर एक से ज्यादा अगर कोई डिसेबिलिटी है तो EMD की। तो इन 8 के अंतर्गत हम गति विषयक दिव्यांगता को लेकर चलेंगे। तो हम ये पहले इस चीज पे फोकस करना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं बेस में जाऊंगा, क्योंकि किसी चीज को प्रिकॉशन अगर हम कर लें तो हो सकता है डिसेबिलिटी को काफी हद तक रोका जा सके। तो इसके काजेज क्या है, जो डिसेबिलिटीज है इसके काजेज क्या है? तो काजेज की अगर हम बात करें, कोई भी डिसेबिलिटीज जो कुछ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर छोड़ के जो मेनली डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे ब्रेन से संबंधित होती है। आइदर वो हमारे मांसपेशियों को इफेक्टेड करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को इफेक्टेड करती हैं, और या हमारे बोन को इफेक्टेड करती हैं। तो ये तीनों का रिलेशन है, हमारे तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी और बोन, तीनों का रिलेशन। अगर तंत्रिका तंत्र से मैसेज नहीं आएगा तो मांसपेशियां कमजोर होंगी या हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, और जब मांसपेशियों का इम्बैलेंस होगा तो हमारे बोन का भी स्ट्रक्चर जो है वो गलत डायरेक्शन में होगा। तो ये तीनों का रिलेशन है। इसीलिए जो गति विषयक दिव्यांगता है, इसके डिफिनीशन में जो डिफिनीशन कही गई है ये प्रमाणन बोर्ड द्वारा RPWD एक्ट के तहत, कि इसमें अगर किसी को मांसपेशियों की समस्या है, स्केलेटल समस्या है या तंत्र की समस्या है और उसके कारण उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर द गति विषयक दिव्यांगता, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो अब इसके जो डिसेबिलिटीज है, मेनली अगर हम 2-3 डिसेबिलिटीज को ले लें, जैसे CP हो गया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को भी ले सकते हैं, और जितना मैंने नाम बताया, चाहे वो लेप्रोसी हो या एसिड अटैक विक्टिम हो या हीमोफीलिया के पेशेंट हो। हीमोफीलिया को थोड़ा हम अलग रख देंगे। तो अगर हम इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियां, नर्व ही इफेक्टेड होती हैं, नो नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां। तो मांसपेशियों की शक्ति छिड़ होती है, उस पर जो संवेदनाएं ले आने वाली है वो इफेक्टेड होता है। तो इसके कारण क्या है? अगर मेजर अगर सेरेब्रल पैल्सी को ही एक आइडियल के तौर पे ले लें तो इसके कारण 3 लेवल पे हो सकते हैं। चाहे वो प्रीनेटल हो जाए, मतलब आपके
बच्चा ने जन्म नहीं लिया है, अभी वो इम्ब्रियो में है, तभी उसकी समस्याएं हो गई। हाँ, वो उसके कारण हो सकते हैं, प्रीनेटल हो सकता है और पेरीनेटल हो सकता है और पोस्ट नेटल हो सकता है। तो प्रीनेटल में हम ज्यादातर कवर करते हैं अगर जो जेस्टेशनल एज होता है, जेस्टेशनल एज से मतलब है बच्चे की जो इम्ब्रियो बना है, लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द मदर का जो लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वहां से हम काउंट करते हैं बच्चे का इम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। तो अगर 22 वीक के पहले का बच्चा है तो हम उसको कहेंगे ये इसका जेस्टेशनल एज प्री के अंदर आएगा। तो अगर 22 वीक के 22 वीक के पहले अगर कोई समस्या होती है तो ऐसे क्या समस्या हो सकती है? पहली समस्या ये हो सकती है कि भाई उसमें जो उसके मदर्स को जो है कोई कॉन्सेप्चुअल फैक्टर ऐसा हो कि जब कंसीव किया तब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जीन की ही प्रॉब्लम हो जिसके कारण बच्चा आगे चल के उसका जीन ही जो है वो ही गड़बड़ हो जाए, जो 21 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, तो उसमें समस्या हो सकती है, तो बच्चा डिफेक्टेड होगा। दूसरा, अगर इन्फेक्शन होता है किसको, माता को, चाहे HIV का हो, सिफिलिस का हो, रूबेला का हो, तो इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो या टॉक्सिन्स, कोई टॉक्सिन का एक्सपोजर है, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर जैसे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गया, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अगर मदर एल्कोहलिक है तो वो भी इफेक्ट करता है, कुछ ड्रग्स हैं जो भी टॉक्सिक का काम करती हैं, ये सब हमारे बच्चे का जब इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब उस पर इफेक्ट करता है। क्योंकि जब बच्चे का इम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा था तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 3 महीने के बाद, मतलब 12 वीक के बाद की बात करें सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उसका एम्ब्रियो में ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है 3 भागों में, प्रोजेनसेफ्लॉन, मेजेनसेफ्लॉन और रंबोसेफ्लॉन, तो जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें कोई टॉक्सिन चला गया तो क्या होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, जो न्यूरल ट्यूब बन रही है वो डिफेक्टेड हो जाएगी, और जब वो ट्यूब डिफेक्टेड होगी तो फर्दर जो उसका डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट और क्या हो सकती है, एक बहुत ही मेजर इशू है जो मदर को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। अगर मदर को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे फोलिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड की कमी के कारण बच्चा का प्रॉपर जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है न्यूरल ट्यूब का उसमें डिफेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी हो गई, उसके कारण भी हो जाएगा। तो हम इन छोटी चीजों को ध्यान देके, बच्चे को जन्म से पहले इन चीजों को ध्यान देके, अगर हम माता को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, उसको टॉक्सिन से बचा रहे हैं, इन्फेक्शन अगर कोई हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, या कोई जीन की समस्या है तो डॉक्टर अर्ली डायग्नोसिस कर लेता है, तो हम उसको काफी हद तक पहले ही रोक देते हैं। दूसरा, अगर पेरीनेटल की बात करें, 22 वीक से लेके 22 वीक्स से लेके 7 डेज ऑफ बर्थ के 7 दिनों तक जो कंडीशन होती है वो पेरीनेटल की कंडीशन आती है। तो इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चा लो बर्थ वेट हो गया, बच्चे का वजन जो है वो 2500 ग्राम के करीब जो होता है वो कम से कम 2500 ग्राम होना चाहिए। तो अगर लो बर्थ वेट हो गया बेबी तो उसमें भी समस्याएं हो सकती है। दूसरा, बच्चा पहले जन्म से पहले पैदा हो, बच्चे का जो जेस्टेशनल एज है उसे 36 वीक से लेके 40 वीक्स या 42 वीक्स तक में उसको बर्थ लेना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं 28 वीक में हो गया या 30 वीक्स में हो गया, तो ऐसे में डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा प्रीमेच्योरिटी होती क्यों है कि मान लीजिए प्लेसेंटल ब्लीडिंग होने लगी, बच्चा को जो बन रहा है वहीं से ब्लीडिंग होने लगी, माता के यूटेरस में कोई समस्या आ गई, ठीक है, माता को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कोई क्रोनोलॉजिकल समस्याएं हैं, तो मेटाबॉलिक समस्याएं जैसे डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो इसीलिए हमको उस दौरान डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई या लो ना हो, उसका डायबिटिक का लेवल ना बढ़े, क्योंकि अगर डायबिटिक बढ़ेगा तो बच्चे का वजन भी बढ़ जाएगा। तो जो बच्चा 2,500 ग्राम से लेके 3,500 ग्राम तक होना चाहिए था वो 4,000 ग्राम का हो जाएगा, तो ओवरवेटेड हो जाएगा, तब भी डिलीवर करने में कठिनाई होगी। तो हमें ये पेरीनेटल के दौरान ये ध्यान रखना है, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा, लास्ट में पोस्ट नेटल की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्ट नेटल में बहुत सारे हो सकते हैं कि बाद में बच्चे को 7 दिन के बाद कोई भी समस्या हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ऐसा बीमारी हो गई या डायरेक्टली चोट लगा, हम बात करेंगे। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस, आ रही, बोलिए सर। तो ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर
किसी को इन्फेक्शन अगर हो गया तो हम उसकी पहचान कैसे करें? सिंपल सी बात है, अगर शरीर में कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो अगर मदर है तो मदर को फीवर होगा, रैसेस पड़ सकते हैं, आवाज आपकी कट रही है उसका सर, जिसको यदि कहते हैं आप मिचेलर वैजाइनल डिस्चार्ज। सर अभी जा रही है आवाज? यस हाँ, यस आ रही तो है, उसको की समस्या हो सकती है, तो हम पहचान की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कि इनका इंटरवेंशन क्या करें। अगर हमें पहचान हो गई है तो इनका इंटरवेंशन कैसे करें? तो इंटरवेंशन में तो एक तो होता है कि हम एक्सपर्ट के पास जाएं, जो कि अभी तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली, अगर बच्चा घर पे है तो हमें देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो मोबिलाइजेशन है, जो उसके जोड़ है, जितने शरीर के जोड़ हैं वो जोड़ चलते रहें, चाहे वो कंधे का जोड़ हो, एल्बो का जोड़ हो मतलब कोहनी का हो, या कलाई का जोड़ हो, हिप का हो, घुटने का हो, या टखने का हो। सर आपकी आवाज में तकनीकी खामी आ रही है, लग रहा है कि आपका इंटरनेट वहाँ पे थोड़ा सा हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, एंकल ज्वाइंट हो गया, तो किससे हुई तो उसमें उसका न्यूट्रिशन मिलता है और ब्लड सप्लाई भी अच्छी होती है, और वहां पे तो जो फैब्रिक। हेलो सर, ठीक आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा है, बीच सर आवाज आ रहा है? बीच में रुक। यस यस आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये जो हम अगर जोड़ों को चला बोल दीजिए, फिनिश करिए। कुछ स्कार्स फॉर्मेशन होता है, फिर डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होता है, और फिर फाइनली कॉन्ट्रेक्चर डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे फिर हमें क्या कॉन्ट्रेक्चर। आवाज आ रही सर? हेलो हेलो। यस सर आवाज आ रही सर। हाँ, तो अगर कॉन्ट्रेक्चर डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर सर्जरी ऑप्शन रह जाता है। वो सर्जरी की कंडीशन सीवियर है, बहुत सीवियरली इफेक्टेड है, वो अपने आप को मूवमेंट ही नहीं कर सकता सर। अगर वो अपने आप को मूवमेंट नहीं कर पाता है बच्चे जी। मैं सोच रहा था सर, समय बियॉन्ड भी चल रहा है और कई सारे पेरेंट्स के प्रश्न भी हैं, हमको प्रश्न भी लेना है, थोड़ा सा संक्षिप्त करें सर। बस सर, बस 2 मिनट में। तो हमें उनको मोबिलाइजेशन कराते रहना है घर पे, उनके सारे जोड़ों को चलाते रहना है, और दूसरा उनके जो मांसपेशियां है उनको स्ट्रेचिंग, उनको खिंचाव देना है। खिंचाव कैसे देना है? जितना तक जा रहा है उससे थोड़ा सा और आपको स्ट्रेच बढ़ा देना है, थोड़ा ही। देन उसके अपोजिट आपको देन आपको उसको पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। लॉकडाउन के कंडीशन में जो पोस्चर की कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोनों पैरों के बीच में रात में सोते समय पिलो लगा दें, पंजे के नीचे पंजा थोड़ा ऊपर की तरफ, सर की तरफ करके नीचे पिलो लगा दें, और देन उन बच्चे को गेट ट्रेनिंग देना है। आप बच्चों को जब चलाना है, अगर बच्चा चलने की कंडीशन में है तो बच्चे का एड़ी पहले रखवाइए, उसका एंकल जो है पहले रखवाइए। तो इन बातों को ध्यान रखिए, लॉकडाउन के समय हम इन बातों का ध्यान रखें, उसका मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और गेट ट्रेनिंग और पोजिशनिंग, ये करते हुए हम उसको काफी हद तक उसको आगे बढ़ने से डिजीज को रोक सकते हैं। और फिर भी किसी तरह की समस्या होती है तो आप सीआरसी के हमारे फिजियोथेरेपी विभाग में आके आप मिल सकते हैं और जरूरी सुझाव और जरूरी इलाज ले सकते हैं। इसी के साथ मैं समय के अभाव के कारण अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार सत्र आप सभी तीनों वक्ताओं के द्वारा, और सीआरसी गोरखपुर परिवार आगे भी इस तरीके से अन्य कार्यक्रमों का आयोजन इंटर डिपार्टमेंटल कंडक्ट करता रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जो हमारे दूसरे वक्ता श्री अमित कच्छप साहब थे, प्रवक्ता व्यावसायिक चिकित्सा, सर जुड़े हुए हैं, आप तक आवाज जा रही है? अमित कच्छप साहब। जी सर जुड़े हुए हैं। जी सर, तो एक प्रश्न आपसे मैं लेना चाहूँगा कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान उपजे हालात को देखते हुए बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर के हमारे ओपीडी सर्विसेज में अभी नहीं आ पा रहे हैं। जी तो जी एक जैसे एडीएचडी और ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ ऐसी तकनीक बताएं ताकि हमारे पेरेंट्स घर पर रहते हुए उन तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपने बच्चों के साथ गतिविधियों को संपादित कर सकें सर।
जी सर, जी सर, जी सर। सर ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, और जो भी पेरेंट्स इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और क्योंकि इस सवाल में ये है कि अभी तो मेंटल स्ट्रेस लेवल ऐसे ही बढ़ा हुआ है, और ऊपर से ये स्पेशल बच्चों को संभालना एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। एक तो पेरेंट्स 24 घंटे अपना उनके साथ रहते हैं, और अभी मेंटल स्ट्रेस ऐसे ही चला हुआ है। तो सबसे बड़ा जो बेसिक चीज है वो मैं बताना चाहूंगा, इस जो बेसिक टेक्निक है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी जो ट्रीटमेंट डिजाइन करना होता है वो बहुत ही असेसमेंट के दौरान होता है। लेकिन सभी बच्चों को सबसे बड़ी बात यह है कि रिलैक्सेशन चाहिए। जब तक उनका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, शरीर रिलैक्स नहीं होगा, वो आगे की कार्रवाई करने नहीं देंगे। मतलब मुद्दा ये है कि अटेंशन उनका डेवलप करना है। तो मेरा जो ये है, जो हमारा जो सीआरसी गोरखपुर है और जो ईस्टर्न यूपी में है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रूरल बैकग्राउंड्स के हैं। तो मैं बेसिक नेसेसिटी बनाना चाहूँ ना, अगर घर पे तकिया या सॉफ्ट टॉय वगैरह जो भी है, बड़ी सी जो तकिया जैसे होती है हम यूज करते हैं, तो सॉफ्ट पिलो, अच्छी वाली सॉफ्ट पिलो कॉटन की, वो यूज कर सकते हैं। और जैसे मैं बॉल भी खरीदने का मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बॉल सजेस्ट नहीं करूंगा, थेरेपी बॉल, क्योंकि उसमें गिरने के भी चांसेस होते हैं, और उसमें पकड़ने का भी टेक्निक बहुत डिफरेंट होता है, तो वो प्रैक्टिस के दौरान आएगा नहीं। तो सबसे अच्छा चीज है, अगर घर में आपके पास तकिया है, 2-3 सॉफ्ट तकिया है, तो अपने बच्चे के जो पीछे जो कमर कमर में जो स्पाइन जो होती है, स्पाइन के ऊपर हल्के हल्के प्रेस करना है, पिलो से करना है, फिर आगे से शरीर पे प्रेस करना है, और चेहरों पे भी प्रेस करना है। इस तरह से जैसे अब नॉर्मल जो प्रेस करते हैं तो बहुत ही आनंदित लगता है। तो इन सब बच्चों को भी क्या होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन, स्ट्रेच, ये सब भी जरूरी होती है। तो जब आप इस चीजों को जब आप करेंगे, और जब वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स करने का 15-20 मिनट के बाद आप देखिए उनकी गतिविधि में चेंज आना चालू हो जाएगा। और उसके बाद आप जब उनको कुछ भी काम करवाने के लिए जब बोलते हैं, तो थोड़े थोड़े में वो थोड़ा सा उनमें सुधार आना चालू होता है। लेकिन ये क्या, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर ये 3-4 महीने आप कंटिन्यू करते हैं, तो आप उनके व्यवहार में बहुत ही चेंजेस देखने को मिलेगा। और जो बात है, हमारे मनोवैज्ञानिक सर है, उनसे भी आप ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चिंता होती है, पेरेंट्स कैसे इन बच्चों को रखेंगे, क्या करेंगे, भविष्य क्या होगा इनका। तो काउंसलिंग की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और हमारी किरण हेल्पलाइन भी हमारे आ चुकी है, तो लोग ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज के बारे में। और मुझसे भी ऑनलाइन परामर्श भी ले सकते हैं। हम हमेशा 24 आवर ऑनलाइन है। फोन नंबर सबके पास है, मेरी मेल आईडी मैंने दिया हुआ है, तो किसी को जरूरत है तो आप सीआरसी गोरखपुर से कांटेक्ट कर सकते हैं सर। श्री राजेश थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच सर। अब मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा हमारे दूसरे वक्ता श्री विजय गुप्ता सर से, कि सर हाँ इस सर। लॉकडाउन के दौरान अगर जैसे कोई सीटीवी बच्चा है, कंजेनाइटल हाँ टेलिपरिक हाँ हाँ वायरस, हाँ। और वो या स्पाइना बाइफिडा का बच्चा है, तो उसको किस प्रकार की ऐसी चिकित्सा या चिकित्सकीय सेवाएं दी जाएं कि हाँ घर में रहते हुए पेरेंट्स आसानी से उसको कर सके? सर संक्षिप्त में थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए सर। हाँ, देखिए अगर सीटीवी का बच्चा है तो उसके हमें पोजिशनिंग का पैर का कम से कम घर पे है, तो अगर थोड़ा स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि वो और ज्यादा उसमें कॉन्ट्रेक्चर ना आए एंकल पे, और उसके नी की भी कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो कराते रहे, जिससे कम से कम उसका सही डायरेक्शन, नी में आप सीधा बैठ के नी को आपको सीधा करना है, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करना है। और देन पैरों का जो पैर जो आपका इनवर्ट रोटेशन हो रहा है, उसके लिए हमें पैर को बाहर की तरफ, ऐसे की तरफ इवर्जन करना है। तो ये हमें उस पे ये एक्सरसाइज करना है। दूसरा सवाल सर आपका था कि इससे स्पाइना बाइफिडा, तो जो स्पाइना बाइफिडा का अगर पेशेंट है, उसके कारण हमें ये देखना पड़ेगा उसके कौन सी एक्टिविटीज अगर इन्वॉल्व है। अगर वो उसको ज्यादातर उसमें मान लीजिए मसल्स कम हो गई, मतलब हाइपोटोनिक की कंडीशन हो गई, तो हमें उसमें वेट बियरिंग कराना है, मतलब उसके जोड़ों पे वजन पड़े। हम उसमें उसके एंकल पे कुछ वजन बांध सकते हैं 250 ग्राम तक का, या उसको खुद ऐसे ही खड़ा करिए बिना वजन के ही, तो ग्रेविटी का वजन पड़ेगा उस पे। तो उस पे वेट बियरिंग एक्सरसाइज हमें कराना है। एक पैर किसी स्टेयर्स पे रखा के उसको वजन डालना है, जिसको हनुमान पोजीशन जैसे बोलते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे वेट बियरिंग एक्सरसाइज उसमें फायदेमंद रहेगी सर। ये चीजें हम करा सकते हैं घर पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब अगला सवाल हम लेना चाहेंगे अपने तीसरे वक्ता श्री राजेश कुमार यादव जी से,
कि सर ये कोविड-19 के दौरान जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वो अभिभावकों के साथ या घर के माहौल में समायोजन कर पाने में इस समय बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो उस समायोजन को कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए सर। श्री राजेश कुमार जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि घर पे अपने पारिवारिक जन के साथ हमारे दिव्यांग बच्चे किस प्रकार से समायोजन स्थापित करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी इसमें बताया हुआ था कि समायोजन स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम तो दिव्यांग जन को अपने माता पिता को और माता पिता को अपने दिव्यांग बच्चे की आवश्यकताओं को सही प्रकार से भली भांति समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो उनके भाई बहन होते हैं, उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, साथ में उनके साथ रहने वाले जो अन्य परिवारी जन होते हैं, यदि वो अपने बच्चे की मूलभूत समस्याओं को समझ पाते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसको किस प्रकार से देखभाल करना है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी जरूरतें क्या हैं, उन जरूरतों हेतु उसे किस प्रकार से समाधान दिया जा सकता है। तो प्रारंभिक तौर पर जिस प्रकार से हमारी अभिभावक मीटिंग्स तमाम से हमारे सीआरसी गोरखपुर में होती रहती है, जिसमें अलग अलग दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे की समस्याओं को बताया जाता है कि ये समस्याओं को हैंडल करने के तरीके क्या हैं, उसे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग से लेकर के उसके एजुकेशनल से लेकर के उसके व्यवसायिक प्रशिक्षण तक की तमाम सारी चीजें हमारे सीआरसी गोरखपुर के जो विशेषज्ञ हैं वो उनको बताते रहते हैं। साथ ही साथ माता पिता कुछ सामान्य प्रशिक्षण लेके, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पूरी तरह से विशेषज्ञों की तरह प्रशिक्षण लें, लेकिन वो कुछ यदि सामान्य प्रशिक्षण लेते हैं या कुछ सामान्य जानकारियों को रखते हैं तो वो अपने बच्चे के साथ भली भांति समायोजन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चे की हर जिद को पूरा करें, हर आवश्यकता को पूरा करें, किंतु यदि वो अपने बच्चे की सामान्य आवश्यकताएं, जो सामान्य उसकी रुचि है, जो उसके इंटरेस्ट का विषय है, उसका अटेंशन कंसंट्रेशन किस दिशा में ज्यादा रहता है, यदि इस सब पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे तो वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे से समायोजन स्थापित कर पाएंगे। और यदि वो अपने बच्चे को थोड़ा सा आउटिंग पे ध्यान देते हैं, उसे घुमाने फिराने पर ध्यान देते हैं एवं उसके साथ भावनात्मक रूप से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं, तो बहुत ही अच्छे से वो उसकी व्यवहारिक समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे और उसके साथ बहुत अच्छा समायोजन स्थापित कर पाएंगे। मेरा यही सुझाव होगा सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज का जो कार्यक्रम हमारा आधारित था दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मनोसामाजिक एवं चिकित्सकीय हस्तक्षेप। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे सीआरसी गोरखपुर परिवार के प्रवक्ता विजय गुप्ता। आप भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री अमित कश्यप, प्रवक्ता व्यवसायिक चिकित्सा, और आपके साथ जुड़े हुए थे श्री राजेश कुमार यादव, पुनर्वास अधिकारी सीआरसी गोरखपुर। आप तीनों वक्ताओं ने हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को बहुत ही अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है सर, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए सारे अभिभावक और प्रतिभागी या जो भी पुनर्वास व्यवसायिक इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोगों ने इसका लाभ अर्जित किया होगा। लेकिन साथ ही साथ एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं भी आप सभी को यहाँ पे कुछ बताने की छोटी सी एक कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि समय बहुत कम है, ऑलरेडी हम लोग समय से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। जैसा कि व्यवहार और समायोजन संबंधी जो विकार इस कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों में व्यापक रूप से पनप रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने अभिभावकों को, अपने श्रोताओं को यह सलाह देना चाहेंगे कि बच्चों की एक प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग लिस्टिंग करें। प्रत्येक निर्धारित समय पर उनकी सभी गतिविधियों को संपादित करने हेतु उनके साथ प्रेरित करें, उनसे बातचीत करें, और परिवार के अन्य सदस्य या अन्य जो सहोदर भाई बहन हैं उनको भी थोड़ा सा इस बारे में अवगत कराएं, उनमें जागरूकता पैदा करने का कार्य करें। जैसा कि अभी अनलॉक 3-4 फेज चल रहा है और इस फेज में हम सब सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से फिर से खुलने की तरफ, नई दिशा की तरफ देखने का जो एक रोजमर्रा के जीवन में जो हमने अनुभव प्राप्त किया है, उससे भी अपने बच्चों को, अपने अनुभव को साझा करें। साथ ही साथ मैंने पहले भी किसी एक कार्यक्रम में अपने अभिभावकों से यह अपील की थी कि अपने दिव्यांगजन बच्चों को सुबह सुबह योगा के कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट कराएं। योगा एक ऐसा सफल और सहज विकल्प है जिसके जरिए बच्चों में जो समस्यात्मक व्यवहार आ रहे हैं उन व्यवहारों को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में उसको ला सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों में अकेलापन और सामाजिक अलगाव की जो बात आ रही है, तो अकेलापन और सामाजिक अलगाव अगर बच्चा ज़्यादा महसूस कर रहा है
तो उससे कुछ रचनात्मक गतिविधियों में आपको पार्टिसिपेट करना है। रचनात्मक गतिविधियां घर में आपके द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, चाहे वह घरेलू कामकाज से संबंधित हो या पठन पाठन से संबंधित हो या सीआरसी गोरखपुर के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वर्कशीट के माध्यम से। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे मैं सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, और साथ ही साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का एक सफल मार्गदर्शन और निर्देशन करने हैं तो आदरणीय निदेशक डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपके निर्देशन में सीआरसी गोरखपुर परिवार नित नए नए विषयों के साथ, अभिभावकों के साथ ई वेबिनार के जरिए, ई परामर्श के जरिए अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। आप जैसे ऊर्जावान और यशस्वी निदेशक हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते रहें और इस तरीके से अभिभावकों के बीच हम सबको नई नई सेवाओं के रूप में उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाते रहें। आदरणीय डॉक्टर रमेश कुमार पांडे निदेशक सर, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हम सबके निदेशक, राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, कि सर आपके निर्देशन में हम सब सारे लोगों ने इस कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजनों के हितार्थ बहुत सारे वीडियोज, ई ट्यूटोरियल्स और ई पीडीएफ, ई संसाधन रिसोर्सेस सीआरसी गोरखपुर के ऑफिशियल पेज पर अपलोड कर पाए हैं। आपका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहा है, आगे भी ऐसी हम कामना करते हैं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे बहुत सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठ साथी श्री अलेन त्रिपाठी सर एनआईएलडी कोलकाता से, पी राजेंद्र जी निपिट सिकंदराबाद से, आरोह टीटीसी के सभी फैकल्टी मेंबर्स और साथ ही साथ श्री नमो नारायण पाठक जी, और ये सब सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे। काफी कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं हृदय से सभी को आभार ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत का प्रत्येक युवा मानसिक अवसाद से फ्री रहे। शैलेंद्र जी आप अपने आप को म्यूट करें। शैलेंद्र राठौड़ आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्वास हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, जो टोल फ्री नंबर के जरिए आम भारतीयों के लिए उपलब्ध है। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। आप जिस भी क्षेत्र के हो, जिस भी भाषा में आप अपने मानसिक विकार या मानसिक अवसाद से संबंधित परामर्श प्राप्त करना चाहते हो, आप उस हेल्पलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पूर्वांचल के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप इस हेल्पलाइन का प्रयोग करें। हेल्पलाइन का नंबर है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। 1800-599-0019। हिंदी में बोलेंगे 1800-599-0019। इस हेल्पलाइन का प्रयोग आप 24 घंटे सातों दिन, मीन्स यह सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे फंक्शनल मोड पे है। इस पर जब भी आप कॉल करेंगे, आपकी जो भी अपनी समस्या होगी, उस समस्या से संदर्भित जो भी प्रोफेशनल आपको उस हेल्पलाइन पर उपलब्ध होंगे, वो आपको ऑनलाइन परामर्श देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करता हूं कि आप सभी लोग ये जो फीडबैक फॉर्म हमारी तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें अपना ईमेल आईडी और नाम सही तरीके से फिल करें, ताकि हम आपके सर्टिफिकेट आसानी से आपकी ईमेल आईडी पर भेज सकें। कई बार होता क्या है कि आपने फीडबैक फॉर्म तो फिल कर दिया होता है, लेकिन फिर भी आपकी ईमेल आईडी सही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो जब हम सर्टिफिकेट या सीआरसी गोरखपुर से सर्टिफिकेट जब आपको भेजा जा रहा होता है, तो वैसे समय में आप तक सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाता है। इसलिए एक बार पुनः मैं आदरणीय निदेशक सर डॉक्टर रमेश कुमार पांडे सर, आदरणीय निदेशक राष्ट्रीय दृश्य दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून डॉक्टर हिमांशु दास सर, और सीआरसी परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं। और अपने साथ प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों से मैं यह आग्रह करता हूं कि चैट बॉक्स में दिए गए फीडबैक फॉर्म को फिल कर दें। यह फीडबैक फॉर्म 10 मिनट के लिए एक्टिव रहता है, 10 मिनट के अंदर आपको फिल करना है, इसलिए केयरफुली तरीके से आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना नाम फिल करना है। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ।